चलो। टेबल ऑफ कंटेंट पहले देख लेते हैं, ठीक है। आज महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस का है निकला श्री सैलम टेम्पल में। हेल्थ केयर की बात करें तो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए क्या क्या। फिर भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव कंक्लूड हुआ न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में बताया गया है। फिर बांग्लादेश के इलेक्शंस में बीएनपी की भारी जीत हुआ है। और अब यहाँ पे जो है वो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। इसके अलावा टीआरएआई इन्होंने रिवैम्प मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने महिलाओं के लिए अब वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं तो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की घोषणा की है। फिर इसके अलावा इंडियन आर्मी जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026। फिर इसके बाद जो है वो न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अदानी ग्रुप एंटर करेगा, उसके बारे में निकला था। फिर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं लीड बैंक स्कीम के तहत। फिर प्रधानमंत्री असम की यात्रा पे जाएंगे तो जो जो इनॉग्रेशन करेंगे कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके बारे में है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो अ, जर्मनी का ने जो है वो ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट के ऊपर जो है वो कहा है कि इसको जो है वो फिर से नए सिरे से जो है वो रिपेयर वगैरह किया जाए। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में एआई मिशन की प्रोग्रेस के ऊपर रिपोर्ट है। और एआई को कैसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं इस पे है। फिर स्पोर्ट्स में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल है, ठीक है। ये है तो महाशिवरात्रि, ये श्री सेलम टेम्पल जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सवम जो है वो होता है। तो ये काफी ग्रैंड सेलिब्रेशंस होता है, इसमें काफी लोग जो है वो आते हैं। और इसमें जो लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी है और गॉडेस है ब्रह्मरम्मा, उनको जो है वो निकाल के और एक यात्रा जो निकलती है। इनको जो है वो रावण वाहनम जो है वाहनम में जो है वो इनकी यात्रा निकाली जाती है। और हर साल जो है वहाँ पे काफी मात्रा में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। और फिर इनको पूरे जो सिटी है वहाँ पे परेड होता है, उसके बाद वापस से इनको जो है वो लेते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, चेंदा मेलम, कोमू कोया डांस, कोलाटम, चेका भजन, ये सब जो है वो फेस्टिव जो है वो चीजें होती हैं वहाँ पे। तो इसका लोकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश है, मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल का। फिर वेव समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। गवर्नमेंट का विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब के तौर पे जो है वो ले आना। क्रिएटिव जो हमारा सिस्टम है उसको और बेहतर बनाना, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन की बात सरकार कह रही है। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, ये है। और ये जो समिट है इसने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें जो इंडियन क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलजुल के जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कई सारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो नए नए स्टार्टअप्स को, नए नए जो क्रिएटिव चीजों को जो है वो बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। और पूरे साल जो है वो पिछले साल वेव बाजार भी चला और इसमें भी जो है वो काफी सारी मीटिंग्स हुई और इसमें किस प्रकार से चीजों को और बेहतर किया जाए इस पे पूरा काम हुआ है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, उनको कंसोलिडेट भी किया है। और जैसे कि केरला है, वहां पे 3 अम्ब्रेला मिशंस थे। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, इसको न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए। मिशन शक्ति को वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के लिए। मिशन वात्सल्य इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए। तो इन मतलब पूरे कंट्री में जो है वो इस तरह से जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको कंसोलिडेट करके चलाया जा रहा है। और सरकार ने जो है पार्लियामेंट में जानकारी दी कि केरला में भी ये सारी स्कीम जो है वो इस तरह से चल रही हैं। मिशन शक्ति सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसके तहत आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम, पोषण अभियान, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, 3 सब वर्टिकल्स हैं इसमें।
चिल्ड्रन के लिए जो है सरकार न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए, तो ये सारी चीजें हैं। मिशन शक्ति के टू वर्टिकल्स हैं, ये आ सकता है, एक है संबल और एक है सामर्थ्य। संबल है, इसमें आते हैं वन स्टॉप सेंटर्स फॉर इंटीग्रेटेड सपोर्ट टू वुमेन, जिनको जो किसी ना किसी प्रकार से किसी तरह के वायलेंस से प्रभावित हुई हैं, और इसमें जो है वुमेन हेल्पलाइंस हैं। इसके अलावा इनको इंटीग्रेट किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके थ्रू जो है वो बर्थ के टाइम पे जो सेक्स रेशियो है वो काफी डिक्लाइन हुआ था, तो उसको बेहतर करने का लिए काम किया जा रहा है। फिर नारी अदालत चलाए गए हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है वो इस पे काम किया जा रहा है। सामर्थ्य की बात करें तो सामर्थ्य के तहत एक तो प्रधानमंत्री मातृ वायु वंदना योजना, इसके तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, अकाउंट में सीधे पैसे दिए जाते हैं। शक्ति सदन है, इसमें जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन होती हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है। शक्ति निवास है, जिसमें जो वर्किंग वुमेन है उनको सेफ अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेशनल हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। पालना है, इसके तहत जो है वो क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो महिलाएं जो है वो वर्किंग है, काम कर रही हैं, तो वो अगर उनके बच्चों के लिए क्रेच फैसिलिटी नहीं रहेगी तो वो वर्क कैसे कर पाएंगी। तो इसके लिए मतलब सामर्थ्य और संबल, ये टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति में कौन कौन से टू वर्टिकल्स हैं, और उनके बारे में फिर इन जो योजनाएं हैं इनको ये आ सकता है। ठीक है। और तो ये सारी जानकारी जो है उन्होंने पार्लियामेंट में दी, और जो हमारा अभी का बजट सेशन है, तो इसमें अभी ब्रेक हुआ है। अब जो बजट सेशन है वो 9 मार्च से फिर स्टार्ट होगा। अभी पहला चला है इसका टाइम, और उसके बाद फिर 1 महीने का जो है वो दूसरा टाइम पीरियड चलेगा। फिर भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026, ये न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ, और इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और इसके ये जो है इसमें काफी सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ले आया जाए, एआई को ले आया जाए, और उससे एक बेहतर जो इकोसिस्टम है एक एजुकेशन का उसको क्रिएट किया जाए, इस पे जो है वो इसमें सारा फोकस था। और इस पे कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव रिसर्चर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और डिस्कशन हुआ कि कैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, स्पेशली लिटरेसी और न्यूमरेसी को ध्यान में रखते हुए इस पे बात हुई कि कैसे जो बच्चे हैं उनको नंबर सिस्टम प्रॉपर तरीके से आए, पढ़ लिख सके, ये सारी चीजें हों, तो इस पे इसमें बात की गई। तो अगर ये पूछ दे कि भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव किस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। फिर वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, तो ये कल सेलिब्रेट हुआ। और ये इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो बना था 1946 में। 2026 का जो वर्ल्ड रेडियो है इसका थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। और इंडिया में बात करें तो आकाशवाणी रायपुर है छत्तीसगढ़, ये यूनेस्को के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव। और इसमें फोकस होगा कि किस प्रकार से एआई का यूज करके जो कंटेंट है, कंटेंट क्रिएशन को बेहतर बनाया जा सकता है, ऑडियंस को कैसे और एंगेज करना है। ठीक है। और इन सारे चीजों पे इस पे डिस्कशन होगा। आकाशवाणी की बात करें तो ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। और इनकी रीच जो है वो काफी है, बहुत से लोग रेडियो सुनते हैं, अभी भी रेडियो एक मेजर मोड है कम्युनिकेशन के लिए। फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री ये प्लान कर रहे हैं कि ये क्रिएट करेंगे स्टैंडर्ड इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी, और इसमें जो भारत की 15 इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें इनको ट्रांसलेट किया जाएगा, जो मेडिकल के जो टर्म्स है वो इंडियन 15 इंडियन लैंग्वेजेस में भी रहेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इसीलिए है
कि जो स्टूडेंट्स मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं अपने मदर टंग में, उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उससे भी अलाइन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं वो एक मेडिकल शब्द सिंधु ये जो है वो कंपाइल करें। और इसका उद्देश्य यही है कि एक नेटिव लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लर्निंग टूल प्रोवाइड करना। और जो अभी जो ट्रांसलेशन होगा इनिशियली 15 इंडियन लैंग्वेजेस को कवर करेगा, जिसमें हिंदी, तेलुगु, असमीज, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिज़ो, कोंकणी, ये सारी लैंग्वेजेस रहेंगी। फिर बाद में और भी लैंग्वेजेस को इसमें धीरे-धीरे इंक्लूड किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि जो मध्य प्रदेश है वो पहला स्टेट है जो कि एमबीबीएस कोर्स ऑफर करता है हिंदी लैंग्वेज में। और यहाँ पे ये 2022 से जो है वो हिंदी लैंग्वेज में मेडिसिन की पढ़ाई जो है वो हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से लोकल भाषा में, इससे ये होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि लोकल भाषा में पढ़ाई अगर होगी तो वो बेहतर रहेगा लोगों के लिए। जो इंग्लिश और लैंग्वेज को समझने में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं रहेंगी। फिर पार्लियामेंट में सरकार ने जानकारी दिया कि यू विन जो यूनिवर्सल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो इसमें बताया कि ओवर 11.12 करोड़ चिल्ड्रन और 3.78 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन इनको रजिस्टर किया गया है इस यूविन पोर्टल पे अभी तक, फरवरी 2026 तक। और इसमें क्या होता है कि अगर जो भी बेनिफिशियरी है आफ्टर वैक्सीनेशन, उसको एक क्यूआर कोड बेस्ड जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको डाउनलोड करना होता है। और इसका उद्देश्य यही है कि ट्रैक रखा जा सके कि कितना वैक्सीनेशन हुआ है, किस तरह से कितने कितने लोग का वैक्सीनेशन कवरेज प्रोवाइड किया गया है। और यूविन की बात करें तो इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से इंटीग्रेट कर दिया गया है। पोषण ट्रैकर और सेफ वैक इनके थ्रू जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको उनको और बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव माना जाता है ग्लोबली। और इसके तहत गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस। और यूएन यू विन, इसमें विन पहले विन जो था वो कोविड-19 के तहत था, फिर बाद में इसको एक्सपेंड किया गया, बाकी और कवरेज को इसमें इंक्लूड किया गया। और कैसे जो है वो इम्यूनाइजेशन को हम डिजिटलाइज कर सकें, इस पे पूरा इसका फोकस रहता है। तो ये जानकारी दी कि इतना जो नंबर है वो इनका वैक्सीनेशन हुआ है, इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड किया गया है। फिर बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, और इसको लीड कर रहे थे तारिक रहमान। इनको बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं तो इनको जीत मिली है, लैंड स्लाइड विक्ट्री हुआ है इनका। तो अब कंट्री के जो हिस्ट्री है उसमें एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग होगी। अराउंड 2 डेकेड्स के बाद ये पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी। और तारिक रहमान अब इनके न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनका इलेक्शंस पे नजर थी, क्योंकि इसके पहले शेख हसीना गवर्नमेंट थी, फिर वहां पे जो है वो रिवोल्ट हुआ, यूथ ने उनको हटाया, और तब से वो इंडिया में आके वहां पे शरण इन्होंने ली हुई है। और जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो भी बीच में उतने बेटर नहीं रहे, उनमें काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि चूंकि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, तो रिलेशन बेहतर करना एक टास्क है, एक मतलब एक जरूरी है डिप्लोमेसी को देखते हुए। तो ये अब इनका जो है वो न्यू गवर्नमेंट बनेगा। और यहाँ पे 284 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो है वो डिक्लेयर किया गया था रिजल्ट्स, और उसमें ये 208 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लीड कर रहे थे। और इनके ये जो चेयरमैन है तारिक रहमान, इन्होंने अपनी जो सीट्स है वो जीत ली थी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा बांग्लादेश का इलेक्शन। फिर बजट सेशन जैसे मैंने बताया अभी कि ये कंक्लूड हुआ कल। और
फर्स्ट पार्ट इसका कंक्लूड हो चुका है, फिर सेकंड पार्ट जो है वो 9 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये इस बजट सेशन के पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ें रहीं, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था यूनियन बजट, वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि संडे को प्रेजेंट किया गया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके बाद डिबेट हुई, मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। इसमें काफ़ी सारा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी रही, और लीडर ऑफ अपोजिशन उनके द्वारा चाइना, एक अनपब्लिश्ड मेमोयर है एक्स आर्मी चीफ का, तो उसको लेके काफ़ी लंबा विवाद रहा, काफ़ी टाइम तक डिसरप्शंस रहा, जो है मीटिंग कार्य सही से नहीं हो पाया। फिर एक सेंट्रल और अपोजिशन के बीच में काफ़ी लंबा बैटल चला, दोनों ही तरफ के लोगों ने एलिगेशंस लगाया। फिर अपोजिशन ने, जो लोकसभा स्पीकर हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया है कि इनको रिमूव करने के लिए। और 110 से ज़्यादा जो एमपीज हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने रिटर्न में दिया है, तो अभी ये फिलहाल जो कार्रवाई है उसको नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। अब जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, बजट सेशन 9 मार्च से, तो उसके बाद इस पे वोटिंग होगी। और तो इस प्रकार ये जो पूरा सेशन था, ये काफी जो है वो वैसा रहा कि इसमें पार्टीज का जो है वो विवाद काफी रहा, और बहुत कोई इम्पोर्टेंट बिल्स ज्यादा पास नहीं हो पाए। राज्यसभा ने फिर भी ज्यादा फंक्शन वहां पे स्मूथली चला, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026, इसको जो है वो पास कराया गया। फिर इसके बाद बजट पे जो है वो डिबेट हुआ, दोनों ही सेशंस, दोनों ही जो है सदनों में। और अब इनकी जो रीअसेंबली है वो 9 मार्च से होगी। तो पूछा जा सकता है कि बजट इस बार संडे को चूंकि पास हुआ है, और स्पीकर के अगेंस्ट जो है वो मोशन लेके आया है अपोजिशन, तो ये किस प्रावधान के तहत होता है, क्या क्या आर्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एंड 2। और इसको, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का जो आर्किटेक्चर है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव माइलस्टोन माना जा रहा है। एक कमिटमेंट था पीएम का कि एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इकोसिस्टम बनेगा, और काफी लंबे डिकेड तक जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, वो एक फ्रेगमेंटेड चीजों से जो है फंक्शन कर रहे थे, उनकी अलग अलग बिल्डिंग्स थी। तो इसी के लिए जो है वो मल्टीपल लोकेशंस थी, तो ये सेंट्रल का एरिया बनाया गया है। और इसमें जो सेवा तीर्थ है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रहेगा, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट रहेगा, और जो भी बाकी सारे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो इसी में रहेंगे। और पहले इनका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हुआ था। कर्तव्य भवन 1 एंड 2 की बात करें, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनकी बिल्डिंग्स रहेंगी। और ये जो नई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनको रीसेंट इन चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है, रीसेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट है, वाटर कंजर्वेशन जो मेजर्स होते हैं, उन सब प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है। तो ये सेंट्रल विस्टा जो री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया है। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना अपडेटेड वर्जन TRAI का, DND एंड TRAI माई स्पीड मोबाइल एप्लीकेशंस। ये न्यू दिल्ली में इनका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया। और इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से अलाइन करते हुए जो है वो रीडिजाइन इनकी किया गया है। ये जो एप्स हैं, इनमें जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये बेहतर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, कई भाषाओं को सपोर्ट करेंगे। जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तो ये है। और माई कॉल ऐप, इसके तहत जो कॉल क्वालिटी है, फीडबैक, उसको कलेक्ट किया जाएगा, और ये रिलीज किया जाएगा मार्च 2026 में। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनका वर्क ही है कि ये टेलीकॉम से रिलेटेड सारी चीजों को और बेहतर तरीके से काम कराएं। फिर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इन्होंने अनाउंस किया है फाइनेंशियल एड पैकेज वुमेन के लिए। और अपकमिंग इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में नए चुनाव होने वाले हैं, तो इन्होंने घोषणा किया है कि
₹5,000 जो है वो 1.31 करोड़ फीमेल फैमिलीज के जो है जहाँ पे हैं हेड वुमेन है जहाँ पे उनको जो है उनके अकाउंट में दिया जाएगा, जो कि कलेग्नार, मगालिर, उरिमा, थिट्टम इसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं इनको। और जो टोटल अमाउंट है इसमें 1,000 का मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फरवरी के लिए, फिर बाद में 2,000 जो है वो मिलेंगे मार्च और अप्रैल में। तो जैसे हमने देखा है इसके पहले भी बिहार चुनाव के पहले वहां की गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को ₹10,000 दिया, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो पड़ता है पोल्स पे। और अ, ये एक नए सिरे से रूल बनते मतलब इलेक्शंस के पहले जो पार्टीज हैं वो इस तरह का काम कर रही हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें तो महिलाओं को, लड़कियों के लिए इलेक्शन के पहले प्री पोल ये सारी घोषणाएं की जाती हैं, पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट है। तो इसमें भी वहां पे भी जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि इसका जो पोल चूंकि होने वाले हैं तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बट ये चीजें अब काफी प्रैक्टिस में हो गई हैं। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल बैक किया है उनकी क्लाइमेट पॉलिसी। और क्लाइमेट पॉलिसी यूएस में जो है वो चली आ रही थी। अब इन्होंने बोला है कि ये रिपील कर लेंगे वहां का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है 2009। तो इसको लेके जो वहां पे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं वो काफी विरोध भी कर रहे हैं। ट्रम्प का इन पर्टिकुलर मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उससे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, वो अपना अलग थ्योरी लेके चलते हैं। तो इसी को देखते हुए इन्होंने ये जो पॉलिसी थी इसको हटा लिया है। और इसके तहत इमीडिएट जो है वो एलिमिनेशन होगा ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्टैंडर्ड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। पहले एक स्टैंडर्ड्स लगाए गए थे कि जो कार मेकिंग कंपनीज हैं उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, जिससे कि जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट ना पड़े, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का इमिशंस होता है उसमें रिडक्शन रहे, मीथेन वगैरह का लीक ना हो, ऑयल और गैस जो है वो उतनी डैमेज ना करे एनवायरमेंट को। तो माना जा रहा है कि इससे जो है वो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा वहां के एनवायरनमेंट पे। और ट्रम्प की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को एक होक्स की तरह जो है वो देखते हैं। इसके पहले भी काफी सारे टाइम पे कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कुछ कोई भी चीज नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ओनरशिप पे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो हैं ये स्पेक्ट्रम को ओन नहीं करते हैं। स्पेक्ट्रम एक पब्लिक रिसोर्स है और ये कॉमन गुड के लिए है। और इसको जो है वो एक एसेट के तौर पे जो है वो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो नहीं इंक्लूड कर सकती हैं, इन केस कि अगर वो किसी तरह की इंसॉल्वेंसी या किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर जूझ रही हूँ। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल चांदोरकर इनका जजमेंट आया है और इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्सक्लूड करता है एसेट्स विदाउट कॉर्पोरेट डेब्ट और ओनरशिप राइट्स। और इन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग राइट्स है, इसका जो मतलब इसको एज अ टूल वो नहीं यूज कर सकते हैं अगर वो किसी चीज में रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब ये चीज है। तो मतलब जो सर वो उनका काम है कि पब्लिक के गुड के लिए वो जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो वो उनके तहत उनके वो ओन नहीं कर सकती हैं इस चीजों को, ठीक है। क्योंकि स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक नेचुरल रिसोर्स है और जो कि पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, और जो लीगली जो इसका राइट है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। और वो इसको पब्लिक ट्रस्ट में काम जो है वो उसके लिए करती है। और जो लाइसेंस के जो एक्वायर होते हैं इनका कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो अगर इनको लाइसेंस दिया जाता है तो डायरेक्ट जो रिसोर्स होता है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और उसमें काफी सारी कंडीशन है। यूनियन ही है वो एज ए ओनर और ट्रस्टी है। और इसके अलावा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एज ए रेगुलेटर काम करता है। तो स्पेक्ट्रम को पे इनका ये जो जजमेंट है ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा।
फिर इंडियन आर्मी ये होस्ट करेगी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026, और ये 18 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। और इसमें मिलिट्री टीम्स रहेंगी इंडिया की और अदर जो इनके फॉरेन कंट्रीज हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी। और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ये सब पार्टिसिपेट करेंगी इन आईटीबीपी। इसके साथ साथ भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया ये कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स की बात करें तो इनका एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है ट्रस्ट और कॉपरेशन को बढ़ाने में अमंग जो जो ग्लोबल आर्म फोर्सेस होते हैं। और इसके पहले इंडिया ने जो है वो फोर्थ CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हुए थे 2007 में, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल ये बना था 1948 में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। और इसका जो मिशन है वो यही है, टू कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस बाय यूनाइटिंग आर्म फोर्सेस, मतलब आर्म फोर्सेस को जो है वो जोड़ना और उनको स्पोर्ट्स में जो है वो बेहतर तरीके से काम करना, फ्रेंडशिप को प्रमोट करना, कॉपरेशन को बढ़ावा देना जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके बीच में, चाहे उनकी कोई भी नेशनैलिटी हो। तो इसमें ये कई तरह के गेम्स जो है वो इनका आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये भारत में होगा। फिर एक पावर लूम फैक्ट्री है, ये नेशनल फ्लैग को प्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम रिसाइकिल प्लास्टिक्स। और ये ICC मैन T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें ये जो फ्लैग्स बना रहे हैं इसमें ये रिसाइकिल प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। और इसमें सूरत में जो है ये फैक्ट्री है। तो किस प्रकार, मतलब ये फ्लैग मेकिंग के लिए पॉलिएस्टर यार्न और इन सब का यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक से बनाते हैं। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये 11,000 पीसेस ऑफ प्लास्टिक बॉटल का जो वेस्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे जो प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी एनवायरनमेंट से खत्म नहीं होता है, तो उसकी बेहतर तरीके से जो है वो रिसाइकलिंग भी हो जाएगी। और जो पॉल्यूशन है उसमें भी थोड़ा कंट्रोल जो है वो होगा। अगर रिसाइकलिंग चीजों की होगी तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब चूंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने सेवा तीर्थ और इनका इनॉग्रेशन किया, तो पहले दिन PMO में काम करते हुए इन्होंने 4 मेजर स्कीम्स को अप्रूव किया, जिनका फोकस रहेगा वुमेन, एग्रीकल्चर, एक्सीडेंट केयर और स्टार्टअप्स पे। और इसमें इन्होंने घोषणा किया है PM राहत स्कीम। फिर इसके अलावा जो टारगेट्स हैं लखपति दीदी का, उसको बढ़ाया है 6 करोड़ तक। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका डबल किया गया है, 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया। और स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0, इसका जो कॉर्पस है उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपीस किया गया। तो पहले दिन यहाँ पे ऑफिस में काम करते हुए इन्होंने ये 4 जो है वो प्रमुख चीजों पे अपना साइन किया, इनको अप्रूवल दिया। तो इससे फार्मर्स को, वुमेन को, यूथ को, जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और इसका लाभ जो है वो सोसाइटी को मिलेगा। अंडर PM राहत स्कीम, जो एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो उस केस में जो विक्टिम्स हैं वो रिसीव करेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीस। और इसका जो एम है वो यही है कि जो लॉस ऑफ लाइफ लाइफ है उसको रोकना और इमीडिएट मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना। फिर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी जो है वो हो चुकी हैं। और हमारा ये टाइम लाइन था 2027 का, उसके पहले ही। अब इसके लिए नया टारगेट बनाया गया है कि 2029 तक जो है वो हमें 6 करोड़ लखपति दीदीज जो है वो इनको बनाना है। और ये काफी एम्बिशियस स्कीम है जिससे फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी इनकम में जो है वो काफी बढ़ोतरी हो रही है, उनकी सिचुएशन अच्छी बन रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इसको भी डबल किया गया है, जिससे पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बेहतर होगा। और स्टार्टअप इंडिया फंड, इसके भी लिए जो सपोर्ट है उसको बेहतर बढ़ाया गया है, ताकि जो नेक्स्ट जो इनोवेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, नई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब
को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। तो पीएम राहत तो ये सब की जो चीजें हुई हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इन इंडिया। और ये इंडिया का एक काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और इस फैसिलिटी के इनॉग्रेशन होने के बाद से इंडिया थर्ड कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया, जो कि इस तरह का जो यूनिट है इसको होस्ट कर रहा है। और इससे पता चल रहा है कि जो भारत है इसकी जो क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्च इस मतलब बढ़ेंगी और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जो है वो और एडवांस्ड होगा। और ये जो न्यूली इनॉग्रेटेड यूनिट है इससे जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसको जो है वो और मजबूत बनेगा। तो ये है। इसके अलावा ये एमएसएमई जो सेक्टर है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। तो ये नया टेस्टिंग फैसिलिटी जो है ये बना है। फिर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इन्होंने सिक्स एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली इसको रिलीज किया फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। और इसमें जो एनालिसिस हुई है इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम के तौर पे उभर के आया है। जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, ग्लोबल डिमांड बढ़ी है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बढ़ा है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में। और इंडिया में काफी असेंबली हो रही है, सिस्टम बेहतर बना है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक इम्पोर्टेंट जो है कोर रोल प्ले किया है। हेलो। मैम आपका डिस्कनेक्ट हो गया था अभी कितनी देर? अभी। अच्छा। 1 मिनट हुआ होगा। 1 मिनट। हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है उसका ये कोर बनाता है। इसमें सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो है इनमें बनते हैं। तो मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो है वो काफी बेहतर काम हो रहा है। और इससे जो हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ी हैं। फिर जो अभी गवर्नमेंट ने नया डेटा सीपीआई इंडेक्स का जो है वो नया न्यू सीरीज जो है वो लॉन्च किया है। इसमें जो बेस ईयर है उसको 2024 कर दिया गया है। तो उसी के बारे में रिपोर्ट था कि किस तरह से चेंजेस किए गए हैं। पहले बे मतलब ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि क्योंकि काफी सारा चेंजेस किया गया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। जब 2012 था पहले इसको बढ़ा के जो है वो 23-24 कर दिया गया है। और इसमें जो जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनका जो नंबर है उसको भी बढ़ाया गया है, 299 से 308 किया गया है। और माना जा रहा है कि इसमें वाइड वैरायटी में जो चीजें हैं वो इंक्लूड रहेंगी। और ये जो नया रिवाइज सीपीआई है, इसमें जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उनके जो आइटम को रिड्यूस किया गया है। ओवरऑल जो सीपीआई है माना जा रहा है उसको बढ़ा के उसको जो है वो 36.35 किया गया है फ्रॉम 45.86। तो मतलब एक ब्रॉडर पूरा जो है मार्केट का इसमें इनकॉर्पोरेट जो है वो किया गया है। ऑनलाइन चूंकि अब मार्केटिंग काफी बढ़ गई है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है कि उसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर एक जो है वो एक सेक्टर के तौर पे उभर के आया है। तो इससे पता चलता है कि क्या क्या चीजें इकोनॉमी में कैसे चल रही हैं, इन्फ्लेशन कैसा है, लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, कैसा स्टेबिलिटी है, और इसको देखते हुए ही जो है वो जो पॉलिसी है वो होती हैं। अदानी ग्रुप है, इन्होंने अनाउंस किया कि ये न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो है वो अपना एंट्री करेंगे। और ये पहला इंस्टेंस रहेगा जहाँ पे एक मेजर पावर कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में आएगी। और उनको पता है कि दिसंबर में शांति एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पास कराया था, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अडानी पावर लिमिटेड ये एक होली ओन सब्सिडरी है। तो इनके अंतर्गत जो है वो अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ये बनेगी और ये इसमें जो है वो काम करेगा।
तो शांति एक्ट के तहत पहले जो है वो जो ओनरशिप होती थी वो गवर्नमेंट की ही होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो न्यूक्लियर सेक्टर में काम करती थी। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें अपना योगदान दे सकेंगे। और इंडिया की बात करें तो अभी करंट जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 8.8 गीगावाट है, और इसको बढ़ाना है नेक्स्ट डिकेड में, हमको 32 गीगावाट करना है। और चूंकि हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 का, तो उसको देखते हुए इसमें है। लेकिन इसमें सेफ्टी कंसर्न्स रहेंगे, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका किस तरह से रोल होता है, और उसमें गवर्नमेंट किस तरह से चीजों को करती है, ये आगे देखने वाली चीज होगी। फिर आरबीआई ने कल अनाउंस किया रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर लीड बैंक स्कीम, और इसमें इन्होंने पब्लिक कमेंट के लिए कहा है। इसको पूरा जो रिवीजन किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देना, जो प्रमुख फंक्शनरीज हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतर करना। तो उसी के लिए जो है वो इन्होंने इसमें सारे चेंजेस किए हैं। लीड बैंक स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही था कि एडिक्वेट बैंकिंग और जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करना रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो मतलब एक जो बैंक होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो एक लीडिंग के तौर पे, लीड बैंक के तौर पे काम करता है, और किसी भी स्कीम को और आगे ले जाने में, और उसको कि उसका जो बेहतर तरीके से वो स्कीम आगे चल सके और लोगों को फायदा हो, उसके लिए ये काम करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, और इसी के लिए इसमें जो है वो नए जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। ठीक है, कि क्रेडिट फ्लो बेहतर रहे, जो स्पेशली जो रूरल और सेमी रूरल एरियाज हैं, जो स्कीम्स है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि कोई भी स्कीम है अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें बैंक का एक प्रमुख जो है वो रोल होता है। तो इसके लिए इन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया है, और इस पे कहा है कि जो पब्लिक है उस पे लोग अपना कमेंट करें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लीड बैंक स्कीम पहले भी हमारे यहाँ कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फिर इंफॉर्मेशन दिया गवर्नमेंट में ने पार्लियामेंट में कि जो नमो ड्रोन दीदी है, इसमें इनको अप्रूव किया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके तहत ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और इसके लिए 1261 करोड़ रुपए का आउटले के साथ इसको शुरू किया गया था 2023-24 से। और इस टाइम पीरियड में इन्होंने काफी सारे जो ड्रोन्स हैं वो उसको अप्रूव किया। और जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और जो लीड फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं कि इन्होंने 1094 ड्रोन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ड्रोन दीदीज को। और जो ड्रोन दीदीज हैं इनको ड्रोन्स दिए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये बेहतर तरीके से पता लगा सकें कि क्या क्या चीजें हैं। मतलब ड्रोन का यूज को जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो किया जा रहा है, और माना जा रहा है इससे जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनका बेहतर डेवलपमेंट होगा, महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है बेंगलुरु में, इन्होंने स्टडी कराया और देखा कि क्या क्या जो ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं उससे क्या चीजें बेहतर होती हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने स्टडी किया, उसमें पाया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में हैं, उनको ड्रोन प्रोवाइड करने के बाद से उनका जो बेहतर तरीके से वो काम कर रही है, मॉडर्नाइज हुआ है, इफिशियंसी बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी में भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिला है। ड्रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो सेडिमेंट है और जो डेब्रिस कचरा वगैरह सब जो रहता है रिवर्स के बॉटम में, हार्बर्स में, उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो इसी के लिए जो है वो ऑपरेशंस चलाए गए हैं। और नेशनल वाटर वे वन पे अभी ये काम चल रहा है। नेशनल वाटर वे की बात करें तो ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम का पूरा है, और इसी में जो है वो ये वर्क जो है वो स्टार्ट किया गया है ताकि इस जो पूरा स्ट्रेच है इसको क्लीन किया जा सके। नेशनल वाटर वे वन की जो लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश तक है। और इसका जो है वो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत पूरा इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, के द्वारा किया गया है। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम जो इनलैंड वाटर सिस्टम है उसको बेहतर करें ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो और कॉस्ट इफेक्टिव रहे, तो इसके लिए इसमें है। तो इसका जो है वो सेटलमेंट वगैरह को रिमूव करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है।
फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आज असम की यात्रा पे जाएंगे और यहाँ पे ये काफी सारी फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन करेंगे। ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पे लैंड करेंगे, जो कि मोरन बाईपास डिब्रूगढ़ में बन रहा है। और यहाँ पे ये जो फाइटर्स हैं हमारे, ये एरियल डिस्प्ले शो करेंगे। और इसके अलावा ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु, ये रिवर ब्रह्मपुत्रा पे बना है, वहां पे विजिट करेंगे और इनॉग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट का, जो कि 5,450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लचित घाट गुवाहाटी में बन रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये अपनी तरह का पहला फैसिलिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनेगा। और इसको इसीलिए बनाया गया है कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसको बेहतर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो उनको इसके लिए बनाया गया है। और ये एक काफी क्रिटिकल एसेट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स में, और पहला जो है ये नॉर्थ ईस्ट में बन रहा है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अप टू 40 टन्स इसको ये हैंडल कर सकता है। मतलब ऊंचाई पे जैसे जा गए हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे आप लैंडिंग कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए ये है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन ये करेंगे। और कुमार भास्कर वर्मा सेतु, अभी नाम देके पूछ सकता है कि किस रिवर पे बना हुआ है, जैसे ये आ सकता है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है, आज इसका इनॉग्रेशन होगा। 3,030 करोड़ के कॉस्ट से ये बनेगा। इसमें ये 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज बनेगा, जो कि गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा नॉर्थ गुवाहाटी से। और ये पहला एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो चूंकि पहला है तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, जगहें हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पे काफी हाई जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी भी रहती है, तो इसमें जो ब्रिजेस वगैरह हैं उनको ऐसा बनाया गया है कि उनका इम्पैक्ट ना बने। और इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको भी इंकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नेशनल डेटा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। अमिन गांव है, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है आसाम की, उनका वहां पे। और फिर इसके अलावा पीएम ई बस सेवा, जो कि गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर, चंडीगढ़, इन सब जगहों के लिए इनॉग्रेट करेंगे। तो गवर्नमेंट का मतलब एम यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनको भी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जाए, उनको और ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। उसी में ये सारा काम जो है वो हो रहा है। फिर ट्रांस एटलांटिक ट्रस्ट, ये है एक द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलायंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ एटलांटिक ओशन। और इसी को जो है वो नए सिरे से रिपेयर करने की बात जो है वो जर्मनी ने कहा है। और इन्होंने यूएस और यूरोप दोनों को कहा है कि आप ट्रस्ट बढ़ाइए, जो अटलांटिक में जो ट्रस्ट है वो खत्म हुआ है। अभी हम देखें तो रिसेंट में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने काफी सारा कहा कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे, फिर उसके बाद से पूरा जो है विवाद की स्थिति बनी थी, नाटो के खत्म होने का खतरा था। फिर अभी टेंशन थोड़ी कम हुए है, लेकिन अभी विरोध उनका चल ही रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट, इसको बेहतर करिए और मतलब अच्छा करने की कोशिश करिए। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर हम देखें तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके टेंशन काफी बढ़ गया है। अब यूएस जो है, इन्होंने अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इसको डिप्लॉय कर दिया है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो माना जा रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो अब आगे देखना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले साल जून में यूएस ने जो है वो बॉम्बिंग किया था जो उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पे। तो उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते पूरा वहां पे लड़ाई चली थी। इसराइल की पहले हो रही थी ईरान से वॉर, उसके बाद यूएस भी उसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो अब देखना होगा कि कैसे जो है वो आगे ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फिर प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने जो है वो बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं मिया एमोर मॉटले, और ये लगातार तीसरी बार इन्होंने इलेक्शंस वहां पे जीते हैं और ये प्रधानमंत्री बनी है। तो उस मतलब दो आज जो है वो नए जो है वो इलेक्टोरल विक्ट्री से रिलेटेड न्यूज है। एक तो बांग्लादेश हो गया और इसके अलावा ये बारबाडोस हो गया। तो इनके नाम तो आप याद ही रखना, क्योंकि फिर वो पूछ सकते हैं।
फिर यूएस का नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट अवार्ड्स अंडर क्वाड बैक्ड इनिशिएटिव टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि किस प्रकार से एआई का यूज करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। क्वाड, जहां तक हम जानते हैं, क्वाड जो है वो इसमें 4 कंट्रीज हैं, यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एआई इंगेज, और ये 6 इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो इसी में इन्होंने पहले अवार्ड की घोषणा की, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये $2.4 मिलियन के उससे जो है वो बन रहा है। तो कैसे एग्रीकल्चर में एआई का यूज करे, उसके लिए इस फंड को जो है वो डेवलप किया गया है। तो क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो एआई है इसका रोल अब बढ़ ही रहा है, हर क्षेत्र में ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। फिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने जानकारी दी कि हमने क्या-क्या किया है, एआई मिशन किस तरह से हमारा आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में इंडिया का एआई मिशन लॉन्च हुआ था। इसके लिए टोटल 10,337 करोड़ रुपए रखे गए थे, और एक पूरा बेहतर जो एआई इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने पे काम किया गया। फिर 24 महीने से भी कम में काफी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। 38,000 से ज़्यादा का जो जीपीयू है, उसको जो है वो बनाया गया है कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के लिए। मतलब जीपीयू जो है वो ऐसे होते हैं, इन्हीं पे जो है वो एआई सिस्टम पूरा काम करता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 12 टीम्स बनाई गई हैं, और ये जो है वो इंडिजिनस मॉडल्स को डेवलप कर रही हैं। जो कब एआई है वो एक अलग लैंग्वेज पे काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, तो उस पे काम हो रहा है। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको जो है वो एआई ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा रहा है। एआई लैब्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। एआई इंडियन 27 इंडिया डेटा और एआई लैब्स को स्टैब्लिश किया गया है, और 543 से ज्यादा को जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे ये चीजें बनेंगी। तो इस पे काफी वर्क जो है वो हो रहा है। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, ये एक पिलर है जिसका उद्देश्य है कि इंडिया का खुद का लार्ज मल्टी मॉडल लैंग्वेज सिस्टम पूरा बनाना, और इस पे जो है वो हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी इंक्लूड करना, और जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उसको और बढ़ावा देना। और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं। अब जैसे इसमें कुछ के नाम दे दिए हैं, सर्वम एआई है, सॉकेट एआई, अ, जन एआई, अवतार एआई, इसके अलावा आईआईटीज हैं, ये सभी इनमें काम कर रही हैं, शोध एआई। तो ये सारा है कि हमारा एआई मिशन पे जो है वो ये सारी वर्क हो रहे हैं। और अभी नेक्स्ट हमारा 16 फरवरी से जो है वो यहाँ पे एआई का वो समिट भी होना है। इंडिया इस बार होस्ट कंट्री है, पहली बार जो है वो ग्लोबल साउथ में ये समिट ऑर्गेनाइज होगा। फिर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एंड विंटर कार्निवाल, ये औली में जो है वो शुरू हुआ। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड की। और यहाँ पे जो है काफी सारे इवेंट होंगे जिसमें कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे, स्कीइंग वगैरह इसमें होगा। और इसका उद्देश्य है विंटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना। और इसमें जो है वो 17 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी डिफरेंट स्टेट से। इसके अलावा आर्मी, आईटीबीपी, ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आज खेलो दिल्ली, दिल्ली खेल महाकुंभ, ये शुरू होगा। और इसका उद्देश्य है स्पोर्ट्स कल्चर को और बेहतर करना, जो नेशनल कैपिटल है वहां पे। और इसमें जो है वो कई सारे कॉम्पिटिशन्स जो है होंगे। 7 इसमें मेजर जो है वो स्पोर्ट डिसिप्लिन हैं जिसमें कंपटीशन होंगे। इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सारा होगा। और इसका उद्देश्य यही है कि पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, जो वुमेन एथलीट्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो स्पोर्ट्स है उसको और बेहतर करना। तो यही था आज का। आज 14 फरवरी का सारा करंट अफेयर्स था, और इसको हमने डिटेल में देखा। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, यूट्यूब पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और आपको जो भी क्वेरीज है उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करिए। डेली पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। और आपको हमारी मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप यूट्यूब पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी हो तो आप डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।